हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर। ये भी बहुत भूगोल का, एक ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे पूरी तरह, ठीक है। आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और जो भी मैंने इसमें पॉइंट्स लिखाए हैं, जो भी मैं बताऊंगी कुछ अलग से, जो मैं बताऊंगी वर्बली, उसको भी नोट करना है और जो इसमें लिखा गया है उसको भी नोट करना है, ठीक है। तो पूरा टॉपिक आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। फिर मैं अगली नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या कितने टाइप से बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं बना के लेके आऊँगी। फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पहले इसका टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर तभी तो, जब समझेंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों का समर क्लास में स्वागत करती हूँ। मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आप चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, अक्षांश और देशांतर, जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इंग्लिश में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर। पहले हम क्या पढ़ेंगे, अक्षांश, ठीक है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अक्षांश है क्या, और छोटा करना पड़ेगा ताकि ये पूरा आ जाए। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश क्या है, वह काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, उन्हें अक्षांश कहते हैं, तथा भूमध्य रेखा से समान कोणीय दूरी पर होती हैं। भूमध्य रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी ग्लोब और दक्षिणी ग्लोब। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये काल्पनिक रेखाएं, ग्लोब क्या होता है। ग्लोब एक पृथ्वी का प्रारूप होता है, ठीक है। पृथ्वी का एक सचित्र रूप कह सकते हैं, कि पृथ्वी को हम तो पूरी तरह नहीं देख सकते एक नज़र में, लेकिन पृथ्वी को ही एक अलग रूप में बदला गया, जिसको हम मूर्त रूप से उसको देख के, उसको समझ के, मतलब अच्छे से समझ सकें, उसको प्रैक्टिकली रूप से देख सकें, ठीक है। तो पृथ्वी का ही एक प्रारूप है, क्या है, ग्लोब है। पृथ्वी के ही आकार का बना है, लेकिन वो क्या है, उसका अलग नाम दिया है, ग्लोब, ठीक है। तो ग्लोब में कह रहा है कि जो ग्लोब है उसकी जो वह काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, ठीक है। अभी मैं सब बताऊंगी भूमध्य रेखाएं क्या हैं, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए कि वह काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं और भूमध्य रेखा से समान कोणीय दूरी पर होती हैं, वो क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। चलिए मैं बता देती हूँ कि क्या है। यहाँ पे मैंने कुछ जगह छोड़ी हुई, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब जैसे ये बना हुआ, ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, ग्लोब। पृथ्वी गोल है तो ग्लोब भी कैसा होगा, गोल होगा। ये बहुत छोटा बन गया है, मैं इसको बड़ा बनाती हूँ थोड़ा। ये क्या है, गोल नहीं बना है, ये आप आकार में मत जाइए, ग्लोब गोल होता है, ठीक है। मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ग्लोब हो गया। यहाँ पे जो होती क्या होती है, 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री रेखा होती है। इसे क्या कहते हैं हम, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा, ठीक है। और इसी के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं ऊपर नीचे, देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश होता है क्योंकि उत्तर दिशा में पड़ता है, और ये दक्षिणी अक्षांश होता है क्योंकि ये दक्षिण दिशा में पड़ता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, क्या है यहाँ पे, साउथ, ठीक है। ये क्या है, सॉरी नॉर्थ होगा, एक सेकेंड, नॉर्थ, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड है, और ये साउथ लैटिट्यूड, मतलब ये उत्तरी अक्षांश है, दक्षिण अक्षांश है। सॉरी गाइज, वो मुझे याद नहीं रखता, मैंने उसको साफ़ करने के चक्कर में पूरा ही साफ़ कर दिया, क्योंकि मैं इसको टच दिया, जहाँ ब्रश गया तो फिर वो सब चला जाता है। फिर से मैं बता देती, कोई बात नहीं। मैंने क्या बनाया, ये ग्लोब बनाया। यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है, इसको क्या कहते हैं हम, भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। इधर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, इधर भी 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है, उत्तरी अक्षांश होता है, क्योंकि ये ऊपर होता है, ठीक है, उत्तर की ओर, तो उत्तरी अक्षांश हो गया। नीचे क्या हो गया, दक्षिण अक्षांश हो गया, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा है कि भूमध्य रेखा के समांतर एवं समान कोणीय दूरी पर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अक्षांश होती हैं। तो समांतर सबको पता है ना कि समांतर क्या है, समांतर रेखाएं आप लोगों ने मैथ में पढ़ी होगी, ठीक है। समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनके बीच की दूरी समान होती है, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे एक समांतर रेखा बनी, यहाँ पे समांतर रेखा, ऐसे ऐसे ना दोनों तरफ बनी होती है, ठीक है, ऐसे बन गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों तरफ उत्तरी, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, अभी आप लोग पढ़ेंगे, फिर से मैं ऊपर करूँगी कि भूमध्य रेखा जो है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, क्योंकि 0 डिग्री
0 डिग्री अक्षांश होती है और ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में, मतलब जितना ऊपर का होगा उतना ही नीचे हो, मतलब 20 से वो अलग करती है। अगर इसको काटा जाए इस भूमध्य रेखा तो 20 से 2 अलग अर्धगोले बना देगा। ठीक है, तो क्या है, भूमध्य रेखा जो है वो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश जो होती है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का हो जाता है उत्तरी ग्लोब और नीचे का हो जाता है दक्षिणी ग्लोब। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी ग्लोब, इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी ग्लोब। ठीक है, तो भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी ग्लोब और दक्षिणी ग्लोब। ठीक है, तो उत्तरी ग्लोब में भी ऐसे रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं, ये भी ऐसे। तो ये जो रेखाएं होती हैं ये सारी, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, अक्षांश कहते हैं। चाहे वो नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे उत्तरी ग्लोब में, चाहे दक्षिणी ग्लोब में हो, दोनों ही ग्लोब में अक्षांश कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा के समांतर हैं। ठीक है, ये अलग अलग कोण भी बनाती हैं। जैसे यहाँ पे क्या बनेगी, 23.5 डिग्री कोण बनेगा और ये 66.5 डिग्री कोण बनेगा। ये नॉर्थ में होगा तो नॉर्थ लिखेंगे, यहाँ पे साउथ होगा तो साउथ लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, और सॉरी, जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ। आप लिखते जाइए। ठीक है, मैं क्योंकि बार बार नहीं लिखूंगी, अब मेरा मोबाइल छोटा है तो मुझे उसी हिसाब से काम चलाना पड़ेगा। आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो ये होता है, ये क्या होता है, 23.5 डिग्री होता है। ये क्या होता है, 66.5 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है क्योंकि उत्तर में है। ये 23.5 डिग्री साउथ होता है, ये 66.5 डिग्री साउथ होता है। ठीक है, अब मैंने बता दिया क्या कैसे होता है। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 66.5 डिग्री जो होती है नॉर्थ में उसको क्या बोलते हैं हम, आर्कटिक रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 23.5 डिग्री साउथ में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री जो साउथ में होती है उसे क्या बोलते हैं हम, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, तो मैंने चारों बता दी, यही चारों ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बनाया था, फिर से मैं बना देती हूँ। क्या है, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, सॉरी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ऐसे बना। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ होती है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है, साउथ होती है। ये 66.5 डिग्री साउथ होती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या होती है, ये कर्क रेखा होती है, ये मकर रेखा होती है। ठीक है, ये आर्कटिक रेखा होती है, ये अंटार्कटिक रेखा होती है। मैंने सब बता दिया है, अब बोल भी रहे हैं। अगर आप लोगों को दिखने में नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो मैं बोल रही हूँ उससे आप सुनकर समझ कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है दोनों तरफ, उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अक्षांश हम लोग समझ चुके हैं क्या है कि अक्षांश भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा और भूमध्य रेखा से समान कोणीय दूरी पर रेखा खींची गई एक काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, हम अक्षांश कहते हैं। हमने पढ़ा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और अंटार्कटिक रेखा होती है, दक्षिण गोलार्ध मकर रेखा और आर्कटिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए ये लिखा भी, भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी ग्लोब और दक्षिणी ग्लोब में। जो मैंने बताया था, जो 0 डिग्री रेखा होती है उसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, वृहद वृत्त भी इसे ही कहते हैं। तो इसके अलग अलग, विषुवत रेखा भी इसे ही कहते हैं। 3-4 नामों से जाना जाता है। देखिए लिख देते हैं, एक विषुवत रेखा, वृहद वृत्त भी कहते हैं इसको, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये सभी क्या हैं, एक ही चीज़ के नाम हैं जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी ग्लोब और दक्षिणी ग्लोब। अब चलते हैं हम आगे। मैंने इसके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पॉइंट ये अक्षांशों के बारे में ही पॉइंट है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं,
जोन कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। दो अक्षर ये पूछे जाते हैं, पॉइंट जो हैं ये क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको हल्के में मत लीजिए। उससे जो अभी मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी ये हैं पॉइंट, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ये भी पूछा जाता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 181 होती है। ठीक है, देखिए 90 ऊपर बनते हैं, मैंने बताया था ना कि देखिए हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है। अभी मैंने बताया था ग्लोब में कि ऊपर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होते हैं, नीचे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होते हैं। तो 90 हर 1 डिग्री पर बनता है। ठीक है, अब इतने ज़्यादा रेखाएं बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेखाएं वो मैंने बता दी, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, लेकिन हर 1 डिग्री पर अक्षांश बनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो 90 ऊपर 90 नीचे, तो 90 90 180 हो गई। और एक जो 2 बराबर भागों में बांटती 0 डिग्री रेखाएं वो भी है, तो 90 90 प्लस 1 तो 181 हो गई। ठीक है, 181 हो गई। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 181 है। ये भी हो गया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को वृहद वृत्त या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। और अभी मैंने क्या बताया था, एक और, वृहद वृत्त, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश, ये तीनों चारों एक ही चीज़ के नाम है, जो पृथ्वी को या ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी ग्लोब और दक्षिणी ग्लोब। आगे चलते हैं हम। आगे क्या है? कर्क रेखा को माही नदी 2, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे ये जो तीनों चारों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी, मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज़ ही लेके आई हूँ, मैं फालतू की चीज़ वैसे भी नहीं लेके आई। और आपको यकीन नहीं है तो आप कभी जब पेपर सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा कि उसमें हमेशा इन पॉइंट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ठीक है, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी काटती है। तो ये तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो कर्क रेखा को माही नदी काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऊपर चलती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं, ऊपर मैंने जहाँ पे जगह छोड़ी थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या, देखिए आप याद कर सकते हैं, माँ काली। माँ काली क्या है? एक ट्रिक है, इससे याद कर सकते हैं। पहले हम जब हम ऊपर से आते हैं तो क्या मिलता है हमें? कर्क रेखा मिलती है ना, तो कर्क का हो गया। फिर भूमध्य रेखा मिलती है, तो भूमध्य रेखा का हो गया। फिर क्या मिलती है हमें? मकर रेखा। जब आप ऊपर से नीचे ग्लोब में आते हैं तो ऊपर क्या मिलती है? कर्क मिलती है, फिर 0 डिग्री, फिर मकर रेखा। ठीक है, उसी तरह आपको क्रम से चलना है। तो कर्क रेखा मिलती है तो पहले माँ हो गया, तो माँ से मतलब माही। भूमध्य रेखा बाद में बीच में है, तो का मतलब कांगो नदी हो गया। मकर रेखा सबसे लास्ट में, तो ला का मतलब लिम्पोपो हो गया। तो माँ काली ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि कौन सी नदी किसको 2 बार काटती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे। हाँ, तो हम ये तीनों देख चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने ये लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रेखा, किस अक्षांश पर, ये पूछा जाता है किस अक्षांश पर सूर्य सीधा चमकता है। तो भूमध्य रेखा या कह सकते 0 डिग्री देशांतर पर सूर्य क्या है? सीधा चमकता है। इसीलिए यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी देखिए, जब सूर्य सीधा चमकेगा तो दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं और सूर्य यहीं पे सीधा चमकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पे सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग अक्षांश पढ़ चुके हैं, और जो हो सकता है कि कुछ 1-2 पॉइंट अगर छूट गए होंगे तो मैं वो क्वेश्चन के ज़रिए आप लोगों को तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन जब हम पूछेंगे तो उससे भी कुछ पॉइंट बाहर आएंगे, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए कि कुछ पॉइंट छूट गए होंगे। तो हो सकता है कि मैं कुछ स्किप कर गई हूँ, कुछ मिस कर गई हूँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगी, क्वेश्चन बना के लाऊंगी आप लोगों के लिए, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे भी 2-4 पॉइंट आपके पास आएंगे। देखिए, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? हम देशांतर रेखा कहते हैं। मैं यहाँ फिर से ग्लोब बनाऊंगी, एक सेकंड में इसको पहले और बड़ा कर लेती हूँ। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? हम देशांतर रेखा कहते हैं। मान लिया हमने ये ग्लोब बनाया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है क्योंकि उत्तर दिशा में है। यहाँ पे क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है।
इंग्लिश में कहते हैं इसे नॉर्थ पोल, इसे कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ से ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये ग्लोब में खड़ी खड़ी होती हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, अब यहीं से सब बनेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे देखिए, जो ये बीच वाली रेखा होती है, जो एक बीच की रेखा है, मैं इसको साफ करके फिर से बताती हूँ। ये जो दक्षिणी और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती जो सीधी रेखा है बीच की, ठीक है, इससे यहाँ पे ये 0 डिग्री हो, यहाँ पे 180 डिग्री होती है और यहाँ पे क्या होती है 0 डिग्री होती है। इसको मैं और छोटा कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री होती है देशांतर रेखा, यहाँ पे क्या होती है 0 डिग्री देशांतर होती है। यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर होती है, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर होती है। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, विश्व का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। ठीक है, अभी आगे पॉइंट में भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रही हूँ तो समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी क्या होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पे 0, 180, 90 और 90। यहाँ पे क्या होता है हमारा सूर्य उदय होता है, यहाँ पे क्या होता है सूर्य अस्त होता है। ठीक है, तो इतनी बात थी। तो हम लोग देशांतर समझ रहे थे। तो देशांतर क्या है, ऐसे खड़ी रेखाएं जो बनी होती हैं, ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं वो काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम उधर, मतलब जो हमारे पास पॉइंट हमने लिखे हुए हैं, पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। हाँ, 0 डिग्री देशांतर को विश्व का मानक समय रेखा कहते हैं। ग्रीन मेरिडियन टाइम, कुछ ऐसे ही है इंग्लिश में। ठीक है, GMT भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं हम, ग्रीनविच मानक समय रेखा, मानक टाइम। ठीक है, ये होता है कुछ ऐसे मेरिडियन टाइम से इंग्लिश में होता है। इंग्लिश मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो हो सकता है कि मैं गलत, लेकिन ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विश्व का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर जो होता है उसको क्या कहते हैं, विश्व का मानक समय रेखा कहते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये है क्या, मतलब GMT के मतलब किस आधार पर किया जाता है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित ऑब्जर्वेटरी से इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, विश्व का मानक समय रेखा जो है इसका निर्धारण कहाँ से किया जाता है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान, मतलब ग्रीनविच नामक स्थान है इंग्लैंड में, वहाँ के ऑब्जर्वेटरी से इसका निर्धारण किया जाता है। विश्व का मानक समय का निर्धारण किया गया है। और ये किसको कहा जाता है, किसको मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये पॉइंट जो मैं बता रही हूँ ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, आपके कि किस डिग्री देशांतर को मतलब मानक समय रेखा कहा जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, विश्व का मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में मानक समय रेखा क्या, भारत में 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उसी को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। और भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच GMT जो है वो उससे कितना आगे है, 5.5 घंटे। जो भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच जो GMT विश्व का मानक समय रेखा है उससे 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, मान लिया अगर इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में कितने बजे होंगे, 5:30, शाम के 5:30 बजेंगे। मतलब जो विश्व का मानक समय रेखा, जो इंग्लैंड का समय, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, उससे हमारा जो भारत का मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है वो कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे। मतलब ये भी पूछा जाता है कि हमारा भारत का मानक समय रेखा GMT से कितना आगे है, कितने समय का डिफरेंस है, तो 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। कितना होता है, 5.5 घंटे का। ठीक है, 5.5 घंटे का इन दोनों के बीच में अंतर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 0 डिग्री देशांतर 7 देशों से गुजरता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्या पता आपको 4 ऑप्शन दे दे और 3 उनमें से हो, एक ना हो, तो कह दे कौन सा है इनमें से जिस पे नहीं गुजरता है, तो आपको 7 पढ़ने। 0 डिग्री देशांतर 7 देशों से गुजरता है, इंग्लैंड से,
स्पेन से, फ्रांस से, अफ्रीका के माला से, ठीक है, अफ्रीका के माला से, घाना से, बुर्किना फासो से और अल्जीरिया से। तो 7 देश हैं, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, अफ्रीका, घाना, बुर्किना फासो और अल्जीरिया। तो 0 डिग्री देशांतर विश्व का मानक समय रेखा GMT जो है वो 7 देशों से गुजरता है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है हमारा, 180 डिग्री देशांतर की खोज। अगर पूछे जाए 180 डिग्री देशांतर की खोज कब हुई थी, किसने की थी, तो 180 डिग्री देशांतर की खोज 1884 में USA मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने किए थे, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने USA द्वारा की गई थी 1884 में 180 डिग्री देशांतर की खोज। आगे टॉपिक क्या है, आगे हमारा पॉइंट क्या है, 4th नंबर पॉइंट क्या है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह देशांतर रेखा 3 बार विचलित हुआ है, रूस से, एलिशियन द्वीप से, फिजी द्वीप से, हाँ ठीक है। 100 वहाँ पे देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा जो थी वो क्या थी, GMT मतलब विश्व का मानक समय रेखा था। लेकिन 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा थी। वो समय रेखा था और ये तिथि रेखा है, ठीक है। तो चौथा क्या है हमारे पास, 180 डिग्री देशांतर। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कितने देशों से गुजरती है, तो ये कितने देशों से गुजरती है, 8 देश से, 8 देश से प्लस 1 अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महादेश से, ठीक है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो किस किस जगह से गुजरती है, मतलब 8 देश से और अंटार्कटिका महादेश से होकर गुजरती है। और यहाँ पे मैंने पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि वो किस जगह से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, वो कहीं कहीं से ना टेढ़ी है, विचलित है। तो टेढ़ी क्यों है, जब उसका विचलन हुआ मतलब कहीं कहीं से वो जैसे किसी किसी देश से बच के निकली, उसको कट मतलब कहते हैं ना कट के निकल गई, उसको टच नहीं की। तो कहाँ कहाँ से विचलित हुई है हमारी रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, रूस से, एलिशियन द्वीप से और फिजी द्वीप से, 3 जगह से वो विचलित, 3 बार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 3 बार विचलित हुई है, रूस से, एलिशियन द्वीप से और फिजी द्वीप से। और किस किस जगह से गुजरी है, किस किस जगह को टच की है, तो 8 देश से और एक अंटार्कटिका महादेश से होकर गुजरी है। अगर हम बात करें मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण होता कहाँ से, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण प्रशांत महासागर, ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, कुछ पॉइंट इसमें नहीं लिखे हैं मैंने, वो मैं खुद से बता रही हूँ, जो मुझे मतलब अलग से मैं लिख नहीं पाई हूँ, लेकिन अब मुझे याद आ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कहाँ से होता है, प्रशांत महासागर के बीचों बीच से, ठीक है, के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर खींची गई है, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसलिए 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम यहीं पे देखिए, यहाँ पे मैंने 0 डिग्री देशांतर क्या था, 0 डिग्री देशांतर, मैं यहाँ पे और पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर मैं बताती हूँ और कुछ, ठीक है। ये पॉइंट, हाँ 4 हो गया। 5 क्या है कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत होगी, ये ओ नहीं है बल्कि देशांतरों है, ठीक है। तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे है, यहाँ पे देखिए मैंने ग्लोब बनाया था ना, कैसे था, यहाँ 180 था, यहाँ 90 था, यहाँ पे भी 90 था, यहाँ पे भी कितना था 0, 90 90 180 और 180 180 360, 0 को जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं। तो कितने हो गए, कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो गई, 360 हो गई। ये भी पूछा जाता है, आपको कुछ भी मिस नहीं करना, जो भी मैं लेके आई हूँ एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन वाले पॉइंट लेके आई हूँ, तो आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 क्या है, 6 तो चलिए ठीक है, 6 में बाद में बताती हूँ, पहले मैं जो बताना चाह रही हूँ वो बता देती हूँ कि 0 डिग्री देशांतर को तो विश्व का मानक समय रेखा कहते हैं। भारत का मानक समय रेखा मैंने बताया कि अगर मानक समय रेखा की बात करें तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मतलब जो मानक समय रेखा है विश्व का, वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। भारत, सॉरी एक तो मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, एक सेकेंड।
ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि मानक समय रेखा, मैं कहना चाह रही हूँ कि भारत का मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूरे देशांतर से है। ठीक है, तो 82.5 जो भारत का मानक समय रेखा वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो कितने 5 राज्यों से। किससे? यूपी से, उत्तर प्रदेश से, एमपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से, यूपी से मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट और मिस कर रही हूँ, वो बता देती हूँ मैं। और 0 डिग्री देशांतर को विश्व का मानक समय रेखा कहते हैं। ये सब मैं बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट नहीं करूँगी बार बार एक ही चीज़। अब मैं बता देती हूँ, एक चीज़ और मैं मिस कर रही हूँ, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? मिजोरम, मैं शॉर्ट में लिखूंगी, बोल पूरा रहे, आप लिख सकते हैं। मिजोरम, फिर क्या है? त्रिपुरा, फिर क्या है? पश्चिम बंगाल, फिर क्या है? गुजरात, फिर क्या है? मध्य प्रदेश, फिर क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, एक और रह गया, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और एक कौन सा था, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ। त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, क्या था, एक मैं मिस कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा मैं मिस कर रही हूँ, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा था। एक सेकेंड में बता रही हूँ कि वो कौन सा था। मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ, शायद मैं कुछ भूल गई। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या था, हमने क्या लिखा था। 8 राज्य थे, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, क्या था, राजस्थान, अच्छा हाँ राजस्थान भूल गई थी, याद आया, राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा हाँ, हम लोग राजस्थान भूल गए थे। ठीक है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, तो कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसको मैंने ट्रिक से भी बताया था, मित्र पर गमछा झार, जो मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। क्या था? मित्र पर गमछा झार। मी मतलब मिजोरम, त्रि मतलब त्रिपुरा, पा मतलब पश्चिम बंगाल, रा मतलब राजस्थान, गा मतलब गुजरात, मा मतलब मध्य प्रदेश, छा मतलब छत्तीसगढ़, झा मतलब झारखंड। तो मैंने ये ट्रिक से भी याद कराया, पीछे वीडियो में बना भी चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर देख सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आगे। हम लोग कहाँ पे थे? पृथ्वी, ये पूर्ण नहीं था, पृथ्वी पर है। ठीक है, पृथ्वी पर 360 डिग्री देशांत, अच्छा ये नहीं था, पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर घूमती है। अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी हमारी कितनी घूमती है, तो 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, वो घूमती रहती है, वो क्या परिक्रमा करती है। ठीक है, परिक्रमा करती रहती है। तो कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। जब 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के समय 12 बजे होंगे, तो 180 डिग्री देशांतर पर क्या होगा? 12 बजे रात होगी। ठीक है,
जब 0 डिग्री देशांतर पर क्या होगा, 12 बजे होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 0 था ना, यहाँ पे 180 था, यहाँ पे अगर 12 बजे हैं, ठीक है, दोपहर में, तो वहाँ क्या होगा, 12 रात में बजे होंगे, ठीक है, मध्य रात्रि में 12 बजे होंगे। तो ये एक दूसरे के मतलब उल्टा होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, ये सबको पता है। देखिए यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, पूछा जाए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमेगी, या 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको रटेंगे नहीं, याद समझेंगे कैसे। पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमी, तो 1 घंटे में क्या होगा, 24, जब 1 घंटा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 360/24 हो जाएगा, ठीक है। 24 इधर आ जाएगा, तो 24 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 बार जाएगा। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमी। अब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमी तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, अब यहाँ पे 15 डिग्री, तो 1 डिग्री को इधर रखेंगे तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट। और जब 60 मिनट, जब इधर से 15 जाएगा इधर, तो ऐसे हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 मिनट। तो हमारी पृथ्वी 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, 4 मिनट में, या कह सकते हैं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी, ठीक है। और 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। एक उदाहरण लिया गया है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। उदाहरण क्या है, और छोटा, कितना छोटा करा जाए, ठीक है। ये है, यदि 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हों तो भारत में कितने बजे होंगे। चूँकि देखिए, चूँकि ये सबको पता है कि भारत 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ठीक है। इसीलिए तो 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तभी तो इंग्लैंड के समय से भारत का समय जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है। ये हम लोग प्रूफ करेंगे। 15 डिग्री देशांतर कैसे 5.5 घंटे आगे है, ये हम लोग आज यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए 15 डिग्री देशांतर जब घूमता है तो 1 घंटे में, अभी हमने बताया यहाँ पे, देखिए 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमता है, ठीक है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमा, तो 75 देशांतर, 15 पचे 75, 75 डिग्री देशांतर 5 घंटे में घूमा, तो ये क्या हो गया, 5 घंटे ये हो गया, क्या हो गया, 5 घंटे ये हो गया। अब हमें क्या निकालना, बचा कितना, 75 और 82 के कितना अंतर बचा, 7.5 का, ठीक है। तो अब अगर हम 15 में 2 से भाग दे दें तो इधर भाग देंगे तो इधर भी भाग देना पड़ेगा। 60 में 2 से भाग दिया, 15 में 2 से भाग दिया, तो 7.5 डिग्री देशांतर को कितना आगे समय, 30 मिनट आगे। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 82.5 डिग्री आएगा, ठीक है। और अगर हम इधर जोड़ेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट आएगा। तो इसीलिए 82.5 डिग्री पर स्थित है, इसीलिए जो है हमारा जो ग्रीन GMT से जो हमारे भारत का मानक समय रेखा वो कितना आगे है, 5.5 डिग्री का, 5.5 घंटे का इन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैंने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है मतलब। और फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते, कितने प्रकार से, मैं सारे क्वेश्चन बना के लाऊंगी, आप लोगों के साथ सॉल्व करेंगे मिलकर और देखेंगे। कुछ शायद नए हो सकता है कि वहाँ पे कुछ पॉइंट नए मिल जाएं, तो उसको भी मिस मत कीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए पूरा और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक करके ज़रूर जाइएगा और शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।